हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है मेरे लेक्चर्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ओरिएंटेशन एंड इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ओरिएंटेशन का फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है, जिसको हम बहुत प्यार से कहते हैं ईपीआरजी फ्रेमवर्क। अब मैम ये ईपीआरजी फ्रेमवर्क है बेसिकली बेटा, ये सारी क्या है आपकी सक्सेसिव स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कि भाई आज मेरा बिजनेस क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, वो इस लेवल पे है या वो इस लेवल पे है, वो इस पे है, इस पे है, वो किस लेवल पे है, उसके पूरे फ्रेमवर्क को हम स्टडी करेंगे, जो कि ब्रॉडली 4 अप्रोचेस के अंदर आपका बाइफरगेटेड है। वो चारों अप्रोचेस कौन कौन सी आपकी? एथनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, रीगियोसेंट्रिक अप्रोच एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच। ये चारों अप्रोचेस अलग अलग बातें कहती है। हमें समझना है कि हमारा जो बिजनेस है जो हम फॉलो कर रहे हैं वो किस पॉइंट पे किस अप्रोच को फॉलो करता है। बेसिकली ये जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है वो हमारे लिए हेल्पफुल है फर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि फर्म जो है किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट कर रही है अपने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि फर्म कौन सी अप्रोच फॉलो कर रही है। सबसे पहली अप्रोच एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसके अंदर क्या कहते हैं कि भाई डोमेस्टिक में जो भी काम कर रहे हैं ना उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। फॉरेन के जितने भी ऑपरेशन है ना हमारे लिए एक सेकेंडरी थिंग है। मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते, अपने आप को एक लिमिटेड स्पेस के अंदर कर्टेल करना चाहते हैं। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच उन फैक्ट्रीज की होती है, उन फर्म्स की होती है, उन कंपनीज की होती है जो कि डोमेस्टिक के अंदर अपना ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं, ना कि फॉरेन ऑपरेशन के अंदर। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ हल्दीराम्स। ठीक है, हल्दीराम्स के इतने सारे इतने 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 सारे हमारे क्या है हर जगह पे आउटलेट्स है। दिल्ली में, इंडिया में, पूरे इंडिया में, दिल्ली में नहीं, इतने सारे आपके आउटलेट्स हैं इसके। तो बेसिकली वो कहाँ फोकस कर रहा है? वो डोमेस्टिक में फोकस कर रहा है ज़्यादा। फॉरेन ऑपरेशंस का वो सेकेंडरी पार्ट मान के चल रहा है। डोमेस्टिक की जो टेक्निक्स है, डोमेस्टिक में जो लोग हैं उनको वो सुपीरियर काउंट करता है, फार मोर बेटर काउंट करता है विद रिस्पेक्ट टू अगर वो काम करे फॉरेन ऑपरेशंस के अंदर। उसको लगता है कि जो मैं टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, जो लोग ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास है, वो बहुत ज्यादा सुपीरियर नेचर का है। ठीक है, क्या ये फॉरेन ऑपरेशंस बिल्कुल ही नहीं करते? नहीं, करते हैं, पर किसकी हेल्प से? एक एक्सपोर्ट एजेंट की हेल्प से। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस है वो अपने होम कंट्री से ही करते हैं, विच मीन्स इंडिया में बैठे बैठे ही वो करेगा विद अ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट एजेंट। पर सारा का सारा डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है? एक्सपोर्ट एजेंट के ऊपर। कि भाई एक एक्सपोर्टर को पकड़ लिया, ये मेरा सारा सामान है, बाहर जाके इसको सेल करना स्टार्ट कर दो। तो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस क्या हुई उसकी? एक्सपोर्ट एजेंट के ऊपर। लेट सपोज आप क्या करते हो, आपके पास ड्राई फ्रूट्स का काम है, आपका ओल्ड पैन इंडिया आपका ड्राई फ्रूट्स जो है सेल होता है। अब आपको एक्सपोर्ट की मार्केट पकड़नी है, पर आप उतने कैपेबल नहीं हो, तो आप क्या करोगे? एक एक्सपोर्टर को पकड़ोगे, उसको दोगे भाई ये मेरा सामान है, तेरे को जहाँ बेचना है फॉरेन के अंदर जाके बेच दे। तो वो मेरी एथनोसेंट्रिक अप्रोच होती है कि भाई सेंट्रिक, अपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, अपने प्राइमरी मार्केट के अंदर ही मैं अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आती है मेरी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। अब मेरी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है? भाई धीरे धीरे आपको एक्सपोर्ट मार्केट की इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी, आपको ओवरसीज मार्केट की इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। तो आप क्या करोगे? अपनी ओवरसीज मार्केट के अंदर सब्सिडरीज खोलना चालू कर दोगे, अपनी छोटी छोटी सब्सिडरीज खोलना चालू कर लोगे, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेगी। आपसे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली वो वहाँ पे काम करेगी। आप प्रिपेयर करोगे अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को एज पर द लोकल मार्केट्स। जिस कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, जहाँ से ट्रेड करना चाहते हो, उस कंट्री के हिसाब से आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। तो बेसिकली क्या है, पॉलीसेंट्रिक जो है एक स्टेप आगे है आपका एथनोसेंट्रिक से। एथनोसेंट्रिक के अंदर आप घर में ही बैठे काम करते थे, पॉलीसेंट्रिक के अंदर आपने घर के बाहर अपनी छोटी छोटी सब्सिडीज खोल दी, तो वो आपकी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच हो गई। उसके बाद कौन सी आती है? रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? डिफरेंट रीजन्स एज डिफरेंट मार्केट्स। आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हो, फॉरेन ऑपरेशंस के अंदर पार्ट ले रहे हो, फॉरेन मार्केट्स को टैप कर रहे हो, और डिफरेंट रीजन्स को आप डिफरेंट मार्केट कंसीडर कर रहे हो। पर इसकी सबसे खास बात पता है क्या होती है? आप पूरी मार्केट को, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बाइफरगेट करते हो, पर एक पर्टिकुलर रीजन जिसके सेम फीचर्स है उसको एक मार्केट लेकर चलते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है कि मान लो यूएस की कोई कंपनी है, उसका इंडिया, चाइना और कौन कौन सी है, पाकिस्तान, हमारी एडजॉइनिंग बताओ कौन कौन सी है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ सामान जाता है जिसके सेम फीचर्स है। प्रोडक्ट भी ऐसा जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल सेम तरीके से प्रोडक्ट जाएगा, कोई बाइफर्गेशन नहीं है। ठीक है, सेम तरीके से प्रोडक्ट जाएगा। तो एक पर्टिकुलर रीजन जिसके सेम फीचर्स है,
फीचर सारे सेम है, उसको मैं एक मार्केट कंसीडर कर लूंगा इररिस्पेक्टिव इंटरनेशनल बाउंड्रीज। चाहे इंडिया चाइना के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, चाइना पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, पर इन सबको मैं एक रीजन मान के चलूंगा रीगियो सेंट्रिक अप्रोच के अंदर। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर मेरे को कोई भी चेंजेस करने हैं, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट बताया था ना, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं मार्केट को देख के, तो वो चेंजेस मैं करूंगा और उसको एक रीजन बताऊंगा। पर वही प्रोडक्ट अगर मेरा डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में चल रहा है विदाउट एनी सच चेंजेस, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सेम ही प्रोडक्ट मेरा सेम फीचर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में चल रहा है, तो उसको मैं एक रीजन काउंट करूंगी। ठीक है, चलो। और इसके बाद क्या आती है आपकी जियो सेंट्रिक अप्रोच। जियो सेंट्रिक का कहती है भाई पूरा का पूरा संसार एक मार्केट है, मैं स्टैंडर्डाइज मार्केटिंग मिक्स लेकर आऊंगी, सब कुछ अलग अलग नहीं करूंगी, सबके लिए एक चीज स्टैंडर्डाइज चीज करूंगी। मैं अपनी कंपनी की इमेज को यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट करूंगी और लोगों के सामने दिखाऊंगी कंपनी जो है सेम तरीके का सामान देती है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, भाई अमेजोन पे जिस बंदे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। मान लो कोई टेक्नोलॉजी की बात है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, तो वो चाइना वाला भी उसको ले सकता है, इंडिया वाला भी ले सकता है, यूएस वाला भी ले सकता है, लंदन वाला भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। विच मीन्स अमेजोन हैज जियो सेंट्रिक अप्रोच कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट समझता है, सबके लिए एक जैसा ही मार्केटिंग मिक्स है और अपनी एक यूनिफॉर्म इमेज ही सबके सामने दिखाता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, कोई सच चेंजेस मार्केट के हिसाब से वो नहीं करता है, वो जियो सेंट्रिक अप्रोच होगी। आई होप चारों अप्रोचेस क्लियर है, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक एंड रियोसेंट्रिक। ठीक है, आगे चले। चलो, एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए अलग अलग मोड क्या होते हैं, या फिर डिस्कस द कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड्स यूज्ड बाय द फर्म टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। भाई अगर मुझे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर होना है, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो कौन कौन से एंट्री मोड्स है और उसके अगेन क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स है, मुझे एग्जांपल के साथ बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको डिटेल में इसको करवा के चलूंगी। ठीक है, बताओ। ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड्स आर यूज इन केस ऑफ इंटैंजिबल प्रोडक्ट्स। अगर भाई मुझे एंट्री करनी है तो एंट्री मैं दो तरीके से कर सकती हूँ, या तो मैं डायरेक्टली अपना सामान वहां पे बेचना स्टार्ट कर दूंगी, या फिर उस कंपनी के साथ जहां पे मुझे एंट्री करनी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड है वो उन केसेस में लगता है जहां पे आपके प्रोडक्ट्स जो है वो इंटैंजिबल है, विच मीन्स जहां पे आप टेक्नोलॉजी से चीजें लेकर आ रहे हो, पेटेंट वैसी चीजें लेकर आ रहे हो। तो कंपनी जो है अगर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डेवलप करती है अपनी खुद की मेहनत से, खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, ठीक है, तो वो चाहती है कि उसकी कॉस्ट जो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वो रिकवर करे। क्लियर है? देयरफॉर इट सेल्स द टेक्नोलॉजी ईदर टू अ डोमेस्टिक टू अ फॉरेन फर्म। समझ में आया? ये कहने का सिंपल सा मतलब है कि भाई आज मैंने 1 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए, 1 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए कोविड की वैक्सीन को बनाने के लिए। लेट सपोज यूएस ने 1 लाख करोड़ रुपए स्पेंड किया कोविड की वैक्सीन को बनाने के लिए। अब उसने वो वैक्सीन बना ली, अब उसने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, ये सारा का सारा पैसा कहाँ लगा? आर&डी में लगा। इतनी आर&डी करने के बाद अब वो चाहता है कि उसकी वो कॉस्ट को रिकवर कर ले, तो कॉस्ट रिकवर तो उसकी खुद की डोमेस्टिक यूएस की मार्केट में नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने क्या किया, उसने वैक्सीन को सेल करने लग गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड जब अपनी वैक्सीन को सेल करने लगा तो उसने अपनी आर&डी की जो कॉस्ट है उसको रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टेक्नोलॉजी ईदर टू अ डोमेस्टिक फर्म टू अ फॉरेन फर्म। हम सेल करते हैं डोमेस्टिक के टेक्नोलॉजी को, हम फॉरेन में सेल करते हैं अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। पर अगर टेक्नोलॉजी के अंदर प्राइवेसी है, वो सिक्योर नहीं है, समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी में पेटेंट वगैरह नहीं करवा रखा, तो अगेन वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक डीमेरिट हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री मोड क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के, हम फटाफट से वो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम उसका रिस्क कंट्रोल एंड कमिटमेंट भी देख के चलेंगे। सबसे पहले तो देखो 2 मेजर टाइप्स ऑफ एंट्री मोड कौन कौन से हैं। अगर मुझे बाहर के देश की कंपनी में जाना है तो 2 मेजर मोड कौन कौन से हैं, जॉइंट वेंचर्स और होली ऑन सब्सिडरीज। जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडीज। जॉइंट वेंचर भी बताया था मैंने आपको, मारुति सुजुकी, हीरो, होंडा। भाई अगर मुझे बाहर की कंपनी के अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगी, मारुति सुजुकी, सुजुकी वाले ने क्या किया, इंडिया के अंदर आया, मारुति के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, समझ रहे हो, जॉइंट वेंचर किया। या फिर होली ऑन सब्सिडरीज, भाई सामने वाली पार्टी को पूरा खरीद लिया, समझ रहे हो, सामने ही खरीद लिया पूरी पार्टी को। अब नॉन इक्विटी मोड में क्या आता है, या तो आप एक्सपोर्ट कर लो या फिर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स कर लो। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि मैम अगर इक्विटी मोड के थ्रू जाए तो जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडीज कर सकते हैं, और अगर हम नॉन इक्विटी मोड के थ्रू जाए तो एक्सपोर्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स के थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं। अब नॉन इक्विटी मोड्स को पहले समझते हैं। एक्सपोर्ट, सब बच्चों को पता है एक्सपोर्ट क्या होता है, गुड्स को बेचना। एक कंट्री अपने खुद के गुड्स को रीसेल करती है किसी और कंट्री के अंदर,
ठीक है, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, रॉ मटेरियल, क्लोथ्स, कंप्यूटर्स, और एक्सपोर्ट सर्विसेज का भी हो सकता है, जैसे कि टूरिज्म की सर्विसेज, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की। मतलब एक्सपोर्ट गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है। ठीक है, वही होता ही है। अब मेरे को यूएस घूमने जाना है, मैं यूएस की एजेंसी से, टूरिज्म एजेंसी से बात करूँगी कि भाई मेरा होटल वोटल का सारा अरेंजमेंट आप करवा देना, मेरे घूमने फिरने का सारा अरेंजमेंट करा देना। या फिर मैं यूएस की इंश्योरेंस कंपनी से बात करूँगी कि भाई मैं आ रही हूँ, मेरे लगेज का, मेरे सामान का, मेरी लाइफ का सारा इंश्योरेंस करवा के रखना। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपोर्ट है। वेरी सिंपल। एडवांटेजेस क्या है? आपकी जो सब्सटेंशियल कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की, जो कि आपकी होस्ट कंट्री के अंदर हो रही है, वो कम हो जाएगी। भाई जो भी मैं सरप्लस बना रही हूँ वो मैं बाहर के देशों में बेचूंगी। अगेन मेरा ज़्यादा सामान बिकेगा, मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, तो होस्ट कंट्री के अंदर जो भी मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, जो होस्ट कंट्री में जो भी मैं सामान बेचूंगी, उसकी कॉस्ट मेरी कम आएगी। लेस रिस्की है, लेस कॉस्टली है, कम रिस्क पड़ेगा, कम कॉस्ट पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी टू एंटर इन लार्ज मार्केट्स, मुझे लार्ज मार्केट्स में एंटर करने का मौका मिलेगा आउटसाइड द प्रोड्यूसर्स कंट्री। जो मेरी कंट्री है विच इज़ कॉल्ड होम कंट्री, उससे बाहर निकल के मैं होस्ट कंट्री के अंदर जाऊंगी। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? फ्लक्चुएशन होगी आपके एक्सचेंज रेट के अंदर में, कॉज एक्सपोर्टिंग फ्रॉम लॉसेस। अगर एक्सचेंज रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन आई तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, मुझे लॉस भी हो सकता है। तो डिसएडवांटेज लिख रहे हैं, तुमको लॉस भी हो सकता है। लेस कंट्रोल ओवर मार्केटिंग एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग के ऊपर कम कंट्रोल होगा मेरा, बिकॉज अब मैं बाहर के देश की, अब मैं बाहर के देश में बेच रही हूँ, तो वहाँ पे उसकी लॉज, उसके प्रोविजंस वगैरह मेरे पे एप्लीकेबल होंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ज़्यादा है तो फिर हम सामान की ईजिली तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा है तो प्रॉफिट्स को वो ख़त्म करती चली जाएगी। अगर मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो प्रॉफिट्स को ख़त्म करती चली जाएगी। सेकेंड चीज़ क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। नॉन इक्विटी में सेकेंड चीज़ क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। भाई मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि आप मेरा सामान बेचो, लाइसेंसिंग के थ्रू, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, और ट्रंकी प्रोजेक्ट्स के थ्रू। लाइसेंसिंग का मतलब क्या हुआ? एक लाइसेंस का एग्रीमेंट जो होता है फॉरेन की फर्म्स को अलाउ करता है कि भाई एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली या फिर नॉन एक्सक्लूसिवली आप मेरे ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करोगे एक फिक्स टर्म के लिए। लाइसेंसिंग दे दी कि भाई आप मेरे ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करोगे अपनी कंट्री के अंदर एक फिक्स टेन्योर के लिए, वहां पे जाके फिर उसको सेल कर देना, वो इज लाइसेंसिंग। ठीक है, मैं अपना सामान उठा के सामने वाली कंट्री के अंदर नहीं बेच रही, मैं सामने वाली कंट्री के एक पर्सन को पकड़ रही हूँ, उसको लाइसेंस दे रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बनाओगे। एडवांटेजेस क्या है? एक्स्ट्रा इनकम होती है ऑफ टेक्निकल नो हाउ एंड सर्विसेज। भाई कोई भी ऐसा करता है तो मेरी एक तो एक्स्ट्रा इनकम होगी, मुझे उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, क्विकली मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ, ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता क्योंकि सारा पैसा सामने वाली कंपनी लगा रही होती है। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पेव द वे फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, मार्केट में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हाईली अट्रैक्टिव है कंपनीज के लिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में अभी नई नई आई है। पॉलिटिकल रिस्क जो होता है मिनिमाइज होता है क्योंकि लाइसेंस जो होता है 100% लोकल होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? लोअर इनकम देन इन अदर एंट्री मोड्स। कहने का मतलब क्या है? और एंट्री मोड्स में ज़्यादा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, इसमें कम इनकम जनरेट होगी। आपका लॉस ऑफ कंट्रोल होगा ओवर द लाइसेंसी मैन्युफैक्चर, जिससे भी आप अपना सामान बनवा रहे हो, लाइसेंसर लाइसेंसी से जो सामान बनवा रहा है उस पर उसका कंट्रोल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिटी का लॉस भी हो सकता है। मैंने सिखाया था भाई इस तरीके की स्पेसिफिकेशन के साथ सामान बनना चाहिए, उसने कुछ और तरीके से बना दिया तो क्वालिटी का लॉस हो सकता है। हैविंग रिस्क ऑफ ट्रेडमार्क एंड रेपुटेशन गेटिंग रिव्यूड बाय द इनकॉम्पिटेंट पार्टनर। अगर आपने सही पर्सन का चुनाव नहीं किया, आपने किसी और पर्सन को कहा कि आप मेरे प्रोडक्ट्स बनाओगे, अब से मैं आपको लाइसेंस देता हूँ, वो अगर इनकॉम्पिटेंट है तो आपकी रेपुटेशन पे भी सवाल उठ सकता है, आपकी सारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो लाइसेंसिंग देखो कितना मुश्किल चीज़ है। अब फिर बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की, तो कहते हैं एक फर्म एक कंट्री के अंदर जिसको हम फ्रेंचाइजर कहते हैं, वो अलाउ करती है दूसरी फर्म जो कि किसी और कंट्री के अंदर है, जिसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, कि भाई आप मेरे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हो, आप मेरा ब्रांड का नाम यूज़ कर सकते हो, आप मेरे ट्रेडमार्क लोगो वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, मैकडी, स्टारबक्स, इन सब की क्या चलती है? फ्रेंचाइजी चलती है। फ्रेंचाइजर जो है हर चीज़ पे आपकी रॉयल्टी पेमेंट लेगा, कहता है सब कुछ बेचो, पैसा आप लगाओ, काम आप स्टार्ट करो, बेचो भी आप, कस्टमर आप अपने बनाओ, मेरे को बस फिक्स एक रॉयल्टी दे देना। तो देखो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? एक चीज़ बताऊँ, लाइसेंसिंग के अंदर आप जाके कहते हो कि भाई ये ले कैपिटल पकड़, ये ले इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़, ये ले नॉलेज पकड़, टेक्निकल नो हाउ पकड़, और सामान को बना, मैं बेचूंगा। फ्रेंचाइजिंग के अंदर आप कहते हो कि भाई पैसा भी तेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलेट भी तेरा, कस्टमर भी तेरे, मार्केटिंग भी तेरी, मैं सिर्फ अपनी टेक्निकल नो हाउ दूंगा कि सामान कैसे बनाना है, और मुझे फिक्स बेसिस पे एक रॉयल्टी की पेमेंट चाहिए, चाहे सामान बिके ना बिके, मेरे को रॉयल्टी की पेमेंट आप देना। ठीक है,
समझ आ गया? सम परसेंटेज ऑफ फ्रेंचाइजीज रेवेन्यू, जितना भी आप कमाओगे उसका 1% मुझे रॉयल्टी की पेमेंट आप देना। अब वही चीज़, उसके एडवांटेजेस क्या है? पॉलिटिकल रिस्क कम होता है, लो कॉस्ट होती है, एक्सपेंशन हम कर सकते हैं इनटू डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंचाइजी देखिए, आज देखो मैकडी के कितने सारे आउटलेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ रहे हो? डिसएडवांटेज क्या है? फ्रेंचाइजी जो है आपका फ्यूचर कॉम्पिटिटर बन सकता है, अपना ही खुद का एक नया ब्रांड खोल लेगा। समझ रहे हो? आपसे सीख सीख के। और रॉन्ग फ्रेंचाइजी जो है आपकी कंपनी की पोजीशन को रियून कर सकता है, गलत गलत प्रोडक्ट बना के कस्टमर को। अब मैक आलू टिक्की है, इंडिया में चलता है, उसने बीफ वाला देना स्टार्ट कर दिए, तो आपकी मैकडी की फॉर्म की पोजीशन को खराब कर देगा वो। समझ रहे हो? या फिर उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोडक्ट में कुछ एरर दे रहा है, बाल दे रहा है, वेस्टेज दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो आपकी फर्म की पोजीशन को खराब कर सकता है वो। फिर आता है आपके ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स। अब बेटा ये ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? कहता है ट्रंकनी प्रोजेक्ट रेफर टू अ प्रोजेक्ट जहाँ पे क्लाइंट पे करता है कॉन्ट्रैक्टर्स को टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू फैसिलिटीज एंड ट्रेन पर्सनल्स। भाई मैं पैसे दे रही हूँ सामने कॉन्ट्रैक्टर को कि आप जो लोग हैं, मेरे जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनको ट्रेन करो। इट इज़ अ वे फॉर फॉरेन कंपनीज टू एक्सपोर्ट इस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से वो टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है, प्रोसेस को एक्सपोर्ट करता है। एडवांटेज क्या है? पॉसिबिलिटी फॉर अ कंपनी टू एस्टैब्लिश अ प्लांट एंड अर्न प्रॉफिट्स इन द फॉरेन कंट्री। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स के अंदर, कि आज मैं ना तो लाइसेंसिंग कर रही हूँ ना फ्रेंचाइजिंग कर रही हूँ, मैं सामने वाले देश के अंदर जाके एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ती हूँ, कहती हूँ कि भाई वहाँ के लोगों को मेरी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो तैयार कर, उनको नॉलेज दे, उनको ज्ञान दे, मेरे लिए एक प्लांट एस्टैब्लिश कर जिससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगी फॉरेन कंट्री के अंदर। ठीक है? जहाँ पे आपकी एफडी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, एक्सपर्टीज नहीं है लोगों को एरिया के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है? कंपनी के सीक्रेट राइवल्स को पता चल सकते हैं। टेक ओवर द प्लांट बाय द होस्ट कंपनी, होस्ट कंट्री वो प्लांट वापस ले सकती है। ठीक है? अब इक्विटी मोड समझते हैं एक बार। उन दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल में दो ही इंपॉर्टेंट है, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग। इक्विटी मोड पे बात करते हैं होली ऑन सब्सिडरीज। होली ऑन सब्सिडरी का मतलब क्या है? दो स्ट्रैटेजी इसके अंदर आती है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर एक्विजिशन। या तो आपने पूरा का पूरा उसको एक्वायर कर लिया, या फिर उसका कुछ सब्सटेंशियल पोर्शन के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मोड सेलेक्ट करना है। ठीक है? फर्म या तो न्यू ऑपरेशन सेट करती है फॉरेन कंट्री के अंदर, जिसको हम ग्रीनफील्ड वेंचर कहते हैं, या फिर एक्वायर कर लेती है एस्टेब्लिश्ड फर्म को, जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं। कहने का मतलब आज एक यूएस की कंपनी इंडिया के अंदर आती है, और एक इंडिया के अंदर नई सी कंपनी बन रही है ABC। उस कंपनी का जब वो एक्वायर कर रही होती है, उस कंपनी को जब वो एक्वायर कर लेती है, या फिर ABC छोड़ो, हम बात करते हैं बिग बाजार की। जब फॉरेन की कंट्री आती है और बिग बाजार का एक्वायर कर लेती है, तो वो आपका एक्विजिशन कहलाएगा। बट वही फॉरेन की कंट्री, यूएस की कंट्री, इंडिया में आके अपनी एक और कंट्री खोलती है, लेट्स सपोज यूएस कंपनी, तो उसको हम कहेंगे क्या? ग्रीन फील्ड वेंचर। ग्रीन फील्ड वेंचर। तो वही चीज़ है कि फर्म जो है न्यू ऑपरेशन सेट करती है फॉरेन कंट्री में, तो उसे हम ग्रीन फील्ड वेंचर कहते हैं। एक्वायर कर लेती है फर्म को, तो उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है? एडवांटेज क्या है? होल्डी एंड सब्सिडरी गिव फर्म टाइट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस, बेनिफिशियल है फर्म के लिए टू रियलाइज द रेगुलेशन एंड एक्सपर्टीज। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली हो सकता है। एक्विजिशन कर रहे हैं तो कुछ कंपनी अपनी सिग्निफिकेंट डेप्थ को इंक्रीज करती है। भाई अगर मैं बिग बाजार को एक्वायर कर रही हूँ, तो बिग बाजार के सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सबको मुझे एक्वायर करना पड़ेगा। मैं सब चीज़ों को एक्वायर करूंगी, तो जिसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। अगर मान लो बिग बाजार के ज़्यादा डेटर्स हैं, ज़्यादा वो लोन में डूबी हुई है, तो वो चीज़ भी मेरे पास आएगी अगर मैंने उसको एक्वायर किया तो। सेकेंड है जॉइंट वेंचर। इसमें कोई किसी को एक्वायर नहीं कर रहा। A+B जो है AB बन रहे हैं। A+B जो है बड़ा ए नहीं बन रहा। A+B जब बड़ा ए बने तो वो आपका एक्विजिशन है। A+B जब AB बने तो वो आपका जॉइंट वेंचर है। समझ में आ गया डिफरेंस? जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, A भी एग्जिस्ट करता है, B भी एग्जिस्ट करता है, तो वो जॉइंट वेंचर है। A+B थे, पर अब सिर्फ A एग्जिस्ट करता है बिकॉज A ने B को खत्म कर दिया, अपने अंदर ले लिया, तो वो हमारा एक्विजिशन कहलाएगा। ठीक? Joint venture refers to the establishment that a firm is jointly owned by two or more independent firms। कहते हैं कि जो फर्म है वो दो या दो से ज्यादा फर्म के साथ इंडिपेंडेंट बनी हुई है। 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जॉइंट वेंचर के अंदर। सबसे पहले क्या? मार्केट एंट्री। भाई सीधी सी बात है, अगर सुजुकी को इंडिया के मार्केट में एंटर करना था, सुजुकी को इंडिया के मार्केट में एंटर करना था, तो उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती। उसने मारुति के साथ जॉइंट वेंचर किया, उसने मारुति के साथ जॉइंट वेंचर किया, तो उसकी मार्केट एंट्री इजी हो गई। सेकंड, रिस्क शेयरिंग, रिवॉर्ड शेयरिंग। अब भाई सीधी सी बात है, अब सुजुकी को पता नहीं था कि इंडियन मार्केट्स में कैसी कार्स बनेगी, कैसा कुछ चलेगा, तो उसने मारुति के साथ जब जॉइंट वेंचर किया, तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों शेयर हो गया, प्रॉफिट और रिस्क दोनों शेयर हो गया।
टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जब सुजुकी आई तो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो नो हाउ था, पेटेंट था, ट्रेडमार्क था, वो साथ लेकर आई। जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दोनों ने साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट दोनों ने साथ मिलके करी, एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाया। एंड कन्फर्मिंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, और मारुति को सारी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस का पता था कि कौन कौन सी रेगुलेशन प्रोविजंस हमारे ऊपर लगते हैं, तो उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को भी मैंने फॉलो किया। तो ये सारे बेसिकली आपके 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो भी जॉइंट वेंचर में फर्म आती है उन सबको मिलते हैं। अदर बेनिफिट्स क्या है, आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, आपको जानने वाले लोग बनते हैं, आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर एसिमेट्रिक न्यू इन्वेस्टमेंट, अगर भाई सीधी सी बात है सुजुकी 1 लाख लगा रही है और मारुति 50,000 लगा रही है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई जो नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सेम होनी चाहिए ना, जॉइंट वेंचर है हमारा तो सेम सेम इन्वेस्टमेंट करूँ। मिसट्रस्ट ओवर द प्रोप्राइटरी नॉलेज, कह रहे हैं कि हो सकता है कि लोग एक दूसरे की नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट ना करें, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें डाइजेस्ट हो गई। 1 सेकंड का पॉज लो, मैंने अच्छी चीज़ बताई आज आपको। 1 सेकंड का पॉज लो, पर देखो यहाँ तक चीज़ें डाइजेस्ट होगी। अब मेरे को ना फटाफट से क्वेश्चन करा दो, सेम क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। अब मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ तो मैम हमने पढ़ा मोड ऑफ एंट्री के अंदर 2 एंट्री पढ़ी, एक तो इक्विटी रिलेटेड और एक नॉन इक्विटी रिलेटेड। इक्विटी रिलेटेड में मैम 2 थी, एक तो जॉइंट वेंचर और दूसरा आपका होली ऑन सब्सिडरी। नॉन इक्विटी में मैम 2 थी, एक आपका एक्सपोर्ट था और दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था। अब कॉन्ट्रैक्चुअल में भी मैम 3 थी, एक आपका लाइसेंसिंग था, फ्रेंचाइजिंग था और ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स था। अब पूछो कौन क्या पूछना चाहता है। आइडेंटिफाई द मोड्स ऑफ एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज डिसएडवांटेज। एयरटेल ने परचेज किया जैन टेलीकम्युनिकेशन को साउथ अफ्रीका के अंदर। परचेज किया मतलब एक्वायर किया, एक्वायर किया तो मतलब पूरा ही परचेज कर लिया। क्या हम दोनों मिलकर आए? अब क्या एयरटेल प्लस जैन एजेड हुआ? नहीं, यहाँ पे एयरटेल प्लस जेड जैन जो है बड़ा ए बन गया। तो एक्वायर का मतलब होल्डी ऑन सब्सिडरी वाला केस यहाँ पे लग जाएगा, एक्विजिशन का केस लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट इन इंडिया बट सम ऑफ देम इज ओन्ड बाय पिज़्ज़ा हट। बहुत सारे रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा हट के, पर कुछ उसको पिज़्ज़ा हट ओन करती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा हट के, पर कुछ उसको पिज़्ज़ा हट ओन करती है। तो देखो पिज़्ज़ा, यहाँ पे समझो पिज़्ज़ा हट कैसे वर्क करती है, वही सेम डोमिनोज वाली कहानी, वही सेम मैकडी वाली कहानी कि भाई हम आपको देंगे फ्रेंचाइजिंग, मैं आपको दूंगी फ्रेंचाइजी की, आओ आओ मैं आपको फ्रेंचाइजी देती हूँ कि आप मेरे सामान को मेरे नाम के हिसाब से आप सामान को बेच सकते हो, बस मेरे को फिक्स टर्म पे क्या चाहिए, रॉयल्टी की पेमेंट चाहिए। तो जितने भी आप अपने फास्ट फूड चेन देखोगे ना, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, बर्गर क्लब, ये सारे आपके फ्रेंचाइजी मॉडल पे वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। मोड ऑफ एंट्री क्या है? एक्विजिशन। इंटरनेशनल एक्विजिशन क्या है? जहाँ पे फर्म जो है एक्वायर करती है एक बिजनेस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपकी होस्ट कंट्री के अंदर। क्या जैन टेलीकम्युनिकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था? यस। होस्ट कंट्री में कर रहा था साउथ अफ्रीका में? यस। तो एक्वायर करके करंट बिजनेस को हम फर्म के सारे एसेट्स, एम्प्लॉयज, टेक्नोलॉजी, लाइबिलिटीज, ब्रांड नेम, डिस्ट्रीब्यूशन सब पे कंट्रोल मारेंगे। वही चीज़ मैंने आपको बताई, जब एयरटेल जैन को एक्वायर करेगा तो जैन के सारे एसेट्स, लाइबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, जैन के सारे एम्प्लॉयज, टेक्नोलॉजी सबको लेगा वो। यस। एडवांटेज क्या है? स्पीड, एबिलिटी टू स्पीड एक्वायर रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज विच इज अवेलेबल इन होस्ट कंट्री। भाई होस्ट कंट्री के अंदर मैं रिसोर्सेज को जल्दी एक्वायर कर पाऊंगी, मार्केट में मुझे पावर मिलेगी, ओवरकम करूंगी एंट्री बैरियर को। पहले मैं मार्केट में एंटर नहीं हो सकती थी, पर जब मैंने जैन कम्युनिकेशन को एक्वायर, टेलीकम्युनिकेशन जो भी है ये, हाँ उसको एक्वायर किया, तब मुझे मार्केट में एंट्री जल्दी से मिल गई, बैरियर्स कम हो गए मेरे, फाइनेंशियल मुझे गेन हुआ, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन विद लो वैल्यू शेयर और लो प्राइस अर्निंग रेशियो कैन बी एक्वायर टू टेक शॉर्ट टर्म गेन्स थ्रू एसेट स्ट्राइपिंग। कह रहे हैं कि भाई जैन कम्युनिकेशन क्या लगता है कितना ही कमा लेती होगी? कम कमाती होगी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि छोटी है, जिनकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो जितना कमा रही है वो कम कमा रही है, अगर हम उनको शॉर्ट टर्म के लिए एक्वायर करें तो हमको उसके सारे एसेट्स मिल जाएंगे, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज मिलेगी। डिसएडवांटेज क्या है? इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, जो एक्टिविटीज़ है नई ऑर्गेनाइजेशन की और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिफिकल्ट हो सकती है इंटीग्रेट करना, अलाइन करना, कल्चर फिट की वजह से। एयरटेल के लोगों को कुछ और कल्चर था, जैन कम्युनिकेशन का कुछ और कल्चर है, हो सकता है हाई कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि आपने एक्वायर किया एक तरीके से। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं आपको, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, और टू मच फोकस, ज़्यादा मैनेजरियल फोकस किया एक्विजिशन के ऊपर तो वो डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। ज़बरदस्ती के पॉइंट बना रखे हैं, कुछ भी लिख दो पॉइंट के अंदर,
सबकी एक्सप्लेनेशन एक ही है, कोई ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन सबकी एक ही है कि भाई आपको लॉसेस हो सकता है बिकॉज आपका पैसा फंस गया है उसके अंदर। सेकंड क्या था बेटा, फ्रेंचाइजिंग का। फ्रेंचाइजिंग क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है गुड सर्विस का, जिसके अंदर ये बिजनेस मॉडल कहता है कि आप मुझे स्पेसिफाइड फीस विच इज कॉल्ड रॉयल्टी, और रॉयल्टी स्पेसिफाइड फीस किसके ऊपर है, एज अ परसेंटेज ऑफ फ्रेंचाइजीज रेवेन्यू और प्रॉफिट। जो भी आप कमाओगे उसके ऊपर एक परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज आप मुझे दोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना ट्रेडमार्क, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना टेक्निकल नो हाउ सब कुछ दे रहा हूँ, एज वेल एडवर्टाइजिंग। देखो सीधी सी बात है, आज मैंने एक मैकडी का फ्रेंचाइजी खोली कमला नगर के अंदर, मैंने मैकडी की फ्रेंचाइजी खोली कमला नगर के अंदर। अब मैंने जो फ्रेंचाइजी खोली उस पे मैकडी की एडवर्टीजमेंट किसने करी, मैकडी वालों ने करी। मैकडी ने क्वालिटी एश्योरेंस किसने दी, मैकडी वालों ने दी। एडवर्टीजमेंट मैकडी वालों ने दी, कस्टमर मेरे पास आया, तो उस चीज़ के वो मुझसे पैसे मांगते हैं, वो फ्रेंचाइजी का मॉडल है। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको आप कर लेना घर जाके बस रीड, या मेरे सामने कर लो चलो फटाफट से। एसोसिएशन में वेल एस्टैब्लिश ब्रांड, भाई मुझे नाम मिला, मेरे पास ब्रांड के साथ मैंने एस्टैब्लिश किया, ठीक है। लेस नेगोशिएशन, कोई नेगोशिएशन नहीं है, जो प्राइस लिखा हुआ है उतना ही पे करना पड़ेगा आपको। असिस्टेंस इन आउटलेट डिजाइनिंग, उनको पता है कि उनका जो आउटलेट है वो थोड़ा येलोइश कलर में बनेगा, तो असिस्टेंस मिलती है मुझे आउटलेट डिजाइनिंग की। इक्विपमेंट कौन से परचेज करने, बड़ी बड़ी स्क्रीन परचेज करनी जिसके अंदर हम डिजिटली अपने ऑर्डर को बुक कर सकते हैं, वैसी चीज़ें। असिस्टेंट इन सिक्योरिंग फाइनेंस, पैसे लाने में मुझे हेल्प मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी जो है अगर इनकंसिस्टेंट हुई तो नेगेटिव इमेज उसकी बनेगी। सीधी सी बात है, अगर मैकडी का बर्गर ही बनाओगे तो सही है, उस बर्गर को पता नहीं कुछ और ही कर दोगे तो आपकी इमेज खराब होगी। डू नॉट गिव फर्म टाइट कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजीज, जो फ्रेंचाइजर है आपको एडवर्टाइज करने का, अलग से कोई स्ट्रैटेजी लगाने का कोई ऑप्शन नहीं देगा। मान लो मैकडी ने 99 के अंदर कॉम्बो लॉन्च किया था, जिसके अंदर आपको बर्गर मिलेगा, आपको कोक मिलेगी और आपको फ्राइज मिलेंगे। आप कहते हो नहीं भाई मेरी सेल इससे नहीं बढ़ रही, मुझे और बढ़ानी है, तो मैं ये कॉम्बो 99 से हटा के 89 में कर दूंगा। क्या आप वो चीज़ कर सकते हो? नहीं। आपके ऊपर टाइट कंट्रोल रखा जाएगा, आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। फर्म का कंट्रोल लूज हो जाएगा ओवर द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ द टेक्निकल नो हाउ। भाई सीधी सी बात है, जैसा फ्रेंचाइजर कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोई भी प्राइस में चेंजेस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया था, क्या ये चार्ट क्लियर है? मोड ऑफ एंट्री का चार्ट जो है, इक्विटी, नॉन इक्विटी, जेवी, होली ऑन सब्सिडरी, एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड, ठीक है, ट्रकनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। चलो इतना पढ़ के रखना आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में एक हम छोटा सा टॉपिक करेंगे टीएनसी का, फिर हमारी सारा का सारा चैप्टर 1 वाइंड अप हो जाएगा, यूनिट 1 वाइंड अप हो जाएगी। क्लियर? चलो।